अभी हम फॉर्मूला शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो भी बहुत इजी चैप्टर, ज़्यादा कुछ उसमें डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है कि डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसमें इतना क्वेश्चन नहीं पूछा था। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, हमें पता है E इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन ए, ये होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये। तो I हो गया एप्सिलॉन ए डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी। तो I डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एप्सिलॉन टी फाई इलेक्ट्रिक बाई डी टी। ये कुछ कुछ फॉर्मूले, इतना डिस्प्लेसमेंट करंट डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से इतना कुछ आता नहीं है। डी फाई क्या होता है, ई इंटू ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ई डॉट ए, ई कॉस थीटा बोल सकते हो आप इसे। नेट करंट क्या होगा, आई सी प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, आई सी प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये किधर का लॉ लगाया मैंने, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, करंट नेट एनक्लोज्ड इन अ लूप और बी नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हो गया फ्लक्स, ये हो गया नेट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ना, देखो जब भी आप कैपेसिटर, ये कैपेसिटर में पाया जाता है, कैपेसिटर जब भी आप चार्ज कर रहे हो, समझो आपने 20 वोल्ट का बैटरी लगा के रखा है यहाँ पे, आप उसे धीरे धीरे चार्ज कर रहे हो, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ा रहेगा, आपने पढ़ा रहेगा आरसी सर्किट में। ये वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो रहेगा, उसको आप इतना अज्यूम कर लो। तो जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा, यहाँ से यहाँ चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज, तो इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होने के कारण इधर करंट आपको देखने मिलेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एक और करंट डेवलप होता है इधर इस डायरेक्शन में, आई डी, दिस इज कॉल्ड आई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड आई डिस्प्लेसमेंट। और एक करंट आता है वो होता है आई डिस्प्लेसमेंट, जो कि नेट करंट क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर के थ्रू करंट है प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये रहता है कुछ। तो इस पे इतना क्वेश्चंस पूछने आते, अगर आप फॉर्मूला भी थोड़ा पढ़ के जाओगे, अगर आया तो भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ। और एक है अभी, हाँ, प्रॉपर्टीज, ई एम वेव। ई एम वेव होता क्या है, देखो ई एम वेव बेसिकली इज अ, ये हो गया 3D एक्सिस हमारा। ई एम वेव क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक ही से बनाते ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं इसीलिए इसको। फिर ये हो गया आपका समझो ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव जेड। तो एक्स जेड के प्लेन में कौन है, ये ब्लू वाला, एक्स जेड के प्लेन में ये है ब्लू, इसको आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई जेड के प्लेन में कौन है, दिस, सॉरी एक्स जेड, एक्स वाई के प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में एक ऐसा प्लेन है और एक ऐसा प्लेन है, ऐसा एक ऐसा प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ईएम वेव्स का यही फंडा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, electric field is perpendicular to magnetic field and these both are perpendicular to direction of propagation, direction of propagation। अगर इजी सा क्वेश्चन इधर पूछते हैं कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको दे देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या है, मूविंग वेव है, और मूविंग वेव का इक्वेशन ये होता है, बी क्या हो गया, बी इज बी मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है, आपको इधर से जानना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है,
ये आपको पता है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक ये है, सी कैप इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, या तो सी वेक्टर ले लो या सी कैप बोल लो इसको, सी वेक्टर ले लो। सी वेक्टर इज द, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का जितना स्पीड है विच इज सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। तो ई किस तरफ है, उधर हाथ रखो। अगर मैं इसका फेजर जैसा बनाऊं तो ये प्लेन कौन सा हो गया हमारा, हमारे तरफ आ रहा है ये एक्स एक्सिस। ये जो डॉट दिख रहा है, वेट, ये जो डॉट बनाया वो है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये डॉट हम लोग इसके सामने से देख रहे हैं। तो ये ऊपर y है, ये z है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। क्रॉस करो इस साइड तो प्रोपगेशन कहाँ आ गया, पॉजिटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स। और हमें वेव्स में पढ़ेंगे या पढ़ा रहेगा अगर, तो ये माइनस ओमेगा टी कहाँ दिखता है, माइनस ओमेगा टी, या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो अच्छा रहेगा, और ओमेगा टी माइनस के एक्स जैसा वेव दिया रहेगा। तो जब ये पॉजिटिव के डायरेक्शन में, वेट, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब ये पॉजिटिव में ट्रैवल करता है वेव तो माइनस एक्स, माइनस के एक्स लिखते हैं हम लोग। जब नेगेटिव में ट्रैवल करता है तो माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे, वेव्स में पढ़ लेंगे ये। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डायरेक्शन कैसे निकाला हमने, सी वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। ओके, ये राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल। इधर से आपको वेव का प्रोपगेशन मिल जाएगा। अगर आपको वेव का प्रोपगेशन मिल गया, और एक चीज ये याद रखना, 2-3 चीजें इसके, बाकी तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जिस बाकी सब में। क्या क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी ई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डी, म्यू नॉट एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन डी स्क्वायर ई डी टी स्क्वायर। ओके, ये एक फॉर्म होता है इसका। वैसे ही डी बी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। ये जो है ऐसा लिखा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जब आएगा तब पढ़ लेंगे, जैसे कि वर्क पावर में आ सकता है ये पोटेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये फॉर्म्स आप थोड़ा याद रख लो खाली, इसका ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है। हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि 1/c इज इक्वल टू 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का म्यू नॉट और एप्सिलॉन, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये दोनों, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी अगर कोई मीडियम रहा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वुड बी क्या, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वैसे ही 1/, इस केस में हम लोग म्यू आर, और सॉरी म्यू आर नहीं, म्यू मीडियम, क्योंकि ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, तो वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे तो वैक्यूम का ये ले लिया। अगर मीडियम में ट्रैवल करता है म्यू मीडियम अपॉन एप्सिलॉन मीडियम, म्यू मीडियम अपॉन एप्सिलॉन मीडियम। हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे ही रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मीडियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई मीडियम को इधर से लिख सकते हैं कि ई नॉट ई आर, इधर से म्यू मीडियम को लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर। इधर सब्सटीट्यूट कर दो इधर इसको, तो आ जाएगा 1/εr एप्सिलॉन नॉट
म्यू नॉट म्यू आर। अब इसको हम लोग दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक अंडर रूट में आ जाएगा एप्साइलन और म्यू नॉट, और दूसरे अंडर रूट में आ जाएगा एप्साइलन आर म्यू आर। ओके, एप्साइलन आर और म्यू आर। ये क्या दिख रहा है आपको, 1 दिस थिंग इज सी, तो इसको लिख सकते हैं सी अपॉन एप्साइलन आर म्यू आर। ये जो चीज है, ये जो चीज है अंडर रूट ऑफ म्यू आर ई आर, इसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं इसे। तो हम लोग इसको एन से डिनोट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाना है तो इसको इधर ले लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट को नीचे ले लो, आपको रिफ्रैक्टिव। अगर ऐसा दिया है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्पेस विद 3 × 10 और एक मीडियम में 3 × 10⁻1.5 × 3 × 10, तो म्यू बताओ इसका मतलब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, कुछ भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। अगर आपको म्यू दिया है तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम भी निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी कुछ आता है इसमें, पॉइंटिनेटिंग वेक्टर। पॉइंटिनेटिंग वेक्टर क्या है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी ऑफ ईएम वेव पॉइंटिनेटिंग वेक्टर है ये। पॉइंटिनेटिंग वेक्टर को कैसे लिखते हैं, पॉइंटिनेटिंग वेक्टर S = 1/μ0 E क्रॉस B, और E क्रॉस B को हम लोग ने C भी लिखा था, तो वो भी याद रख सकते हो आप। E क्रॉस B इज C बार, ये हो गया पॉइंटिनेटिंग वेक्टर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इसमें और एक चीज याद रखना है कि E/B = C, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसमें से। B = E/C, ये एक है। अभी हम लोग ने जो ऊपर इक्वेशंस लिखे थे, E = E0 या E max, E0 या E max एक ही है, साइन kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx। B = B max साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी ले लो आप, आगे पीछे कर लो। इससे हमें फेस से कुछ अभी काम नहीं, क्योंकि इससे फेस से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है इसमें क्वेश्चन। खाली ये पूछेंगे कि ये किस इस डायरेक्शन में आई, ऐसा देंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव आई और मैग्नेटिक फील्ड इज इन जे, तो आपका प्रोपगेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो आई क्रॉस जे जो बोला, C बार = E बार × B बार वेक्टर फ्रॉम, ये लगा सकते हो। अभी ये जो E max है, ये क्या है, E max = E/√2, ये B max = B/√2। देखो, सिंस इट इज अ वेव, इसका कुछ ये रहेगा, कहाँ गया, अरे ये बहुत ऊपर आ गया हम लोग तो। हाँ, सिंस इट इज अ वेव, इसका कुछ आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में कि इधर B का कुछ मैक्सिमम वैल्यू रहेगा एक पॉइंट पे, और E का भी एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा एक पॉइंट पे, ऐसा। तो वो क्या है, B max is B/√2, E max is E/√2, ये हो गया। नाउ और एक चीज हम लोग लिखते हैं, हाँ, इसमें ये वाला भी एप्लीकेबल है, BM = EM/C, ये भी एप्लीकेबल है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इससे क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्टली। और ओमेगा आपको पता है क्या है, ओमेगा = 2πf, ये है ओमेगा, और कुछ नहीं होता है ये। ओके, और यहाँ पे जो k है, ये आप वेव्स में पढ़ते हो, k इज 2π/λ और ओमेगा बाय वेव वेलोसिटी ऑफ वेव, ये पढ़ते हो। इतना हो गया। अभी एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं इसका। एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ½ एप्सिलॉन E², डायरेक्ट फॉर्मूला है, ½ एप्सिलॉन E² है इसका। ओके, नाउ इसको आप अलग अलग फॉर्म्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि आई एवरेज या एस एवरेज बोल देते हैं इस केस में, EM वेव्स के केस में क्या हो जाएगा, EM BM अपॉन EM क्या था, B/√2, ऐसा करके भी लिख सकते हो, 2μ0, या तो EM का स्क्वायर बाय 2μc, या तो BM का स्क्वायर C/2μ0, ऐसा लिख सकते। ये
हो गया आई एवरेज का फॉर्मूला। अभी डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में दोनों दिए तो ये यूज कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कर लो। तो आई एवरेज इज इक्वल टू एस एवरेज, तो इसमें से जो फॉर्मूला दिया वो यूज कर सकते हैं हम लोग। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बता दिया। अब भी एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे उसको। तो ईएम वेव्स का एक स्पेक्ट्रम रहता है, ईएम वेव्स का एक स्पेक्ट्रम रहता है जो चालू होता है, प्रोड्यूस्ड हुए एक्सेल। ईएम वेव्स किधर से आते हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज से। अभी अगर चार्ज को आप रेस्ट पे रखोगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो। फिर चार्ज अगर मूव करता है, ये चार्ज है आपका क्यू, अगर चार्ज आपका मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ते हो। अगर आप चार्ज को एक्सेलरेट करते हो, इस केस में एक्सेलरेशन जीरो रहता है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसके अगर चार्ज को एक्सेलरेट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, प्लस ईएम वेव्स भी रेडिएट करने लगता है वो। ओके, सो ये रहता है। तो ईएम वेव इज प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, ये भी एक पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में। नाउ इसमें हमें स्पेक्ट्रम याद रखना बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि पहला आता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर विजिबल। विजिबल ना लिख के हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे। इंफ्रा विजिबल में भी इधर रेड चालू होता है, रेड खत्म हो के इधर आता है वॉयलेट, फिर अल्ट्रा वॉयलेट, फिर आता है एक्सरे, और एक आता है गामा रे। अभी आपको ये तो पता है VIBGYOR, विबग्योर, ये हो गया अपना विजिबल, विजिबल रेंज। और ये आपको पता रहेगा 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक है अपना लैम्डा, इधर तक वेरी करता है। ओके, अभी इसके ये सब याद रख लो कि इसका एक चीज खाली याद रखना, एक चीज याद रखना, ये पूरा विजिबल ले लेते हैं हम लोग इसको इधर। देखो 2-3 मैं ट्रिक्स बताऊंगा इसमें। देखो पहली बात तो इंफ्रारेड रेड के पास है, इंफ्रारेड के पास अपना रेड वेवलेंथ है, वॉयलेट अल्ट्रा वॉयलेट के पास है, वॉयलेट के बाद अल्ट्रा वॉयलेट। अभी नेक्स्ट 2-3 चीज याद रखनी है बस। रेडियो वेव्स लैम्डा मैक्स, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, और हमें पता है E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा से। अगर लैम्डा बहुत बड़ा है तो एनर्जी सबसे कम होगा, तो एनर्जी मिनिमम। एक ही चीज याद रखो, बाकी सब उससे डिराइव हो जाएगा। ये याद रखो कि ये लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स है तो ये लैम्डा मिनिमम है, ये लैम्डा मिनिमम है। अगर लैम्डा मिनिमम होता है तो एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। तो एनर्जी मैक्स गामा, ये बहुत पेनिट्रेटिंग है गामा, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक्सरे भी पेनिट्रेटिंग है, यूवी भी पेनिट्रेटिंग है, क्योंकि इन लोग का एनर्जी ज्यादा है तो ये आर पार जा सकते हैं बॉडी के। इन लोग का एनर्जी कम है इसलिए इन लोग पेनिट्रेट नहीं कर सकते। वैसा ये लैम्डा मैक्स इसलिए इनको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब कम्युनिकेशन में यूज होता है। और ये सब पेनिट्रेटिंग है तो हम लोग ऑब्जेक्ट स्कैन करने के लिए हो सकते हैं। यूवी लाइट हम लोग सोनार में यूज कर सकते हैं, एक्सरे हम लोग एक्सरे में यूज करते हैं, गामा रेज हम लोग डिटेक्ट करने के लिए, मेटल डिटेक्ट, ये सब इसके लिए यूज हो सकते हैं। अभी इन लोग का कुछ कुछ रेंज है, फ्यू माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर हो सकता है वेवलेंथ इसका, माइक्रोमीटर से मीटर तक हो सकता है। इंफ्रारेड का 10⁻⁻5 मीटर से लेके 10⁻⁻4 मीटर तक हो सकता है। इंफ्रारेड का 7800 से लेके 10⁻5 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। विजिबल का तो हमें पता है 4200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। इसको हम लोग रफली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर याद रखते हैं, बस इतना ही। उनमें से भी ये जो 4000 ये जो 708 है ये किसका है? इसका, रेड का, और ये ब्लू मतलब वॉयलेट का। तो वॉयलेट का वेवलेंथ कम है, लैम्डा ऑफ वॉयलेट इज लेस देन लैम्डा ऑफ आर, तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा बोला आप? एनर्जी ज़्यादा होगा वॉयलेट का, एनर्जी ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ आर। ये हो गया, तो ये आपको पता चल गया है। एक चीज़ याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, सब चीज़ याद रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। फिर वॉयलेट का हमें पता चल गया, अल्ट्रा वॉयलेट का रेज होता है 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4200 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये जैसे ही खत्म हुआ इसके बाद ये चालू हुआ, फिर 100 एंगस्ट्रॉम तक जाएगा। फिर ये पता है हमें 2 टाइप्स के एक्सरे होते हैं, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। ऐसा गामा रे का होता है लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इधर लैम्डा मिनिमम आ गया है। लैम्डा मिनिमम वाला एक्सरे क्या होगा? सॉफ्ट एक्सरे होगा, क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो
एक्सरे के भी दो टाइप्स है, एक्सरे के दो टाइप्स है, ये आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। एक हार्ड एक्सरे होता है, एक सॉफ्ट एक्सरे होता है। ये सॉफ्ट हार्ड एक्सरे पेनिट्रेटिंग है, ज़्यादा पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है, एनर्जी इसका ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है क्या, लैम्डा कम है, सब उल्टा इधर हो जाएगा। ये सॉफ्ट है, एनर्जी कम है, लैम्डा मैक्स है। तो आप मुझे बताओ कि इसका लैम्डा कितने के रेंज में रहेगा, 100 एंगस्ट्रॉम के रेंज में, और इसका लैम्डा इसके रेंज में। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। दो तीन चीज़ मैंने आपको याद रखने बोली, क्या बोला, रेडियो वेव्स का लैम्डा मैक्सिमम होता है, गामा रे पेनिट्रेटिंग होता है उसका लैम्डा मिनिमम, मतलब एनर्जी मैक्सिमम होता है। बस कि रेडियो इधर से इधर आते वक्त लैम्डा कम होता है, इधर से इधर जाते वक्त एनर्जी कम होता है, ये याद रखना है बस। ऐसा ही है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बारे में और कुछ नहीं पूछेंगे, आपको यही पूछ लेंगे। इस बार 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था कि मैच करना था, तो मेरे को लगता नहीं है कि वो क्वेश्चन हार्ड था, क्योंकि मुझे अगर याद है कि रेडियो वेव मैक्सिमम है, रेडियो वेव मैक्सिमम कर दूंगा। एक्सरे हमारे सिलेबस में है, एक्सरे का रेंज हमें दिया है, तो ये तो याद रखना ही है। विजिबल रेंज हमें याद है, तो बाकी सब तो अपने आप मैच हो ही जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में से आपको सिर्फ खेलना है, ऑप्शन टिक करना है, कोई आपका फुल नॉलेज चेक नहीं कर रहा है। आपको एक दो ऑप्शन भी राइट लगे, 1 का 4 एक ही जगह है, तो वही टिक करके आ जाओ डायरेक्टली, ऐसा रहता है।